नमस्कार। आज हम लोग करेंगे लेखन कौशल के तहत संवाद लेखन। ये 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है। जो संवाद लेखन का विषय होगा वो आपका 5 अंक का आएगा। तो देखिए, संवाद लेखन करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर संवाद होता क्या है। देखिए, संवाद लेखन करने से पहले आज हम जानेंगे कि संवाद क्या है, संवाद लेखन किसे कहते हैं और संवाद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और संवाद लेखन का क्या महत्व होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो संवाद के कुछ एक उदाहरण भी दिखाऊंगी। देखिए, संवाद जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी बातचीत करते हैं तो वास्तव में उनकी जो परस्पर बातचीत होती है वो जो है संवाद कहलाती है। अब आपस में जो बात करना है वो है संवाद, कन्वर्सेशन जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं। अब बात आती है संवाद लेखन की। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो हैं वो बातचीत को लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तो वो संवाद लेखन कहलाता है। जब परस्पर 2 व्यक्तियों की बातचीत को हम लोग एक पृष्ठ पर अंकित करते हैं, उसे उतारते हैं, उसे लिखते हैं। जैसे हिंदी के संवाद को लिखने के लिए आप लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। पंजाबी में अगर आपको संवाद लिखने हो तो गुरमुखी का प्रयोग होता है, और अगर आप लोग अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो संवाद लेखन है वो बातचीत को लिपिबद्ध करना ही कहलाता है। अब देखिए, संवाद लेखन के लिए जो है हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। नंबर 1 बात, संवाद जो है वो छोटा होना चाहिए और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। देखिए, संवाद जब हम आपस में करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लंबा नहीं लिखना होता। कोई भी वाक्य छोटा हो, लेकिन वो छोटा ही सामने वाले को प्रभावित करे, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग जो है वो संवाद में करना चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो गागर में सागर भरना जो है वो संवाद लेखन की कला है। दूसरा, कि संवाद की भाषा सरल और व्यक्ति के अनुरूप हो, कि जो संवाद करते हैं उसकी भाषा बिल्कुल ही सरल होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, देखिए आप सबको पता होता है कि किसी व्यक्ति का क्या स्वभाव है, तो भाषा का प्रयोग जो है सामने वाले व्यक्ति के अनुसार ही करें। इसके बाद है कि संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो। देखिए, आप लोगों को जब भी इससे संबंधित प्रश्न दिया जाता है, संवाद के संबंध में आपको कह दिया जाता है कि परस्पर 2 मित्रों का संवाद पर्यावरण के बचाव के लिए लिखिए, या आजकल कोई दे दिया जाए कि कोरोना के बचाव पर जो है 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत लिखिए। अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं या WHO के साथ जो चर्चा कर रहे हैं उन पर जो है संवाद लिखिए। तो इसलिए जो है संवाद जब भी आप लिखेंगे, अगर कोरोना से संबंधित पूछा गया है तो आप लोग उसी विषय को जो है अंकित करेंगे। अगर मान लीजिए आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण की, तो आप केवल और केवल पर्यावरण से संबंधित ही चर्चा करेंगे, किसी और विषय को उसके अंदर नहीं डालेंगे। इसका अभिप्राय यही है कि दिए गए विषय से संबंधित ही संवाद होना चाहिए। संवाद स्वाभाविक और रोचक होना चाहिए। देखिए, स्वाभाविक क्या होता है? बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कि जब भी आप परस्पर संवाद करते हैं तो वो बिल्कुल ही नेचुरल लगना चाहिए। वहाँ पर बनावटीपन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मानो बिल्कुल उसका जो है वो चित्र आप लोगों के द्वारा अंकित कर दिया जाना चाहिए संवाद का, कि देखिए किस तरीके से आम तौर पर हम चर्चा करते हैं, उसी प्रकार जो है छात्रों के द्वारा स्वाभाविक रूप से और रोचकता के आधार पर जो है ये संवाद लिखा गया है। अगला है भाषा विषय और पत्रानुकूल हो। देखिए, याद रखना कि जो भाषा है जब आप उसको लिखेंगे तो उसमें भाषा बिल्कुल विषय के अनुसार ही आप लोगों को लिखनी है, और जो पात्र हैं उन्हीं के अनुकूल होनी चाहिए। ये पॉइंट मैंने भी पहले भी बताया था। अगला है औपचारिकता अपेक्षित नहीं है, कि जब हम लोग संवाद लिखते हैं
तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मेलिटी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही साथ याद रखना कि इसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, अगर दो मित्र आपस में बातचीत करते हैं और एकदम आश्चर्य की कोई बात होती है तो आप विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह लगाएंगे। अगर एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न पूछता है तो प्रश्न के बाद जो है आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और जहाँ कहीं पर भी पूर्ण विराम की आवश्यकता है तो आप वहाँ पर जो है उचित प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। फिर है पात्रों के हाव भाव, विचार, विभिन्न मुद्राओं आदि को जो है कोष्ठक में लिख देना चाहिए। देखिए, ये मैंने आज आप लोगों की जब कक्षा ली थी तब भी मैंने बताया था कि जब भी हम लोग जो है अगर पात्र, मान लीजिए कोई नाराज़गी व्यक्त करता है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्ठक होता है ब्रैकेट्स, कि नाराज़ होते हुए, झुंझलाते हुए, घबराते हुए, अगर जिस प्रकार का भी संवाद है और अगर कोई दंग रहने वाली बात है तो आप लिखेंगे आश्चर्यचकित रहकर। तो इस प्रकार की जैसी जैसी मुद्राएं होंगी, भाव होंगे, विचार होंगे, उन्हें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर है संवादों में प्रवाह होना चाहिए और उनका आपस में संबंध होना चाहिए। देखिए, जैसे ऊपर भी बताया था कि विषय से संबंधित हो, और यहाँ पर भी ये मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी अलग है कि मान लीजिए विषय में आपका मित्र आपसे मिलने आया और उसने कहा कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, और आप जो है उसकी उस बात को न कहकर उसके बाद आप ये कह दे कि अरे तुमने तो फ्रिज खरीदना था, क्या तुमने फ्रिज खरीद लिया। तो जब इस तरीके की अटपटी बात आप कहते हैं तो वो जो है बिल्कुल उसका आपस में संबंध नहीं रहता है, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता। तो ध्यान रखें कि जब आप आपस में संवाद कर रहे हों तो उसी विषय से होने चाहिए, उनका आपस में संबंध होना चाहिए और प्रवाह होना चाहिए। बातों को तरोड़ मरोड़ कर और इस तरीके से आप लोग उस संवाद में कहीं की कोई बात ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर है आत्मीयता के लिए उचित आत्मीयता, देखिए लेने के लिए आना था, यहाँ पर थोड़ी ये मिस्टेक हो गई है मात्रा की। आत्मीयता लेने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब आप जिस प्रकार से सामने वाले से बात करते हैं, अगले का भी जो उत्तर आता है, जवाब आता है, वो उसी प्रकार आता है। इसलिए प्रयास करें कि अगर आप उसके साथ आत्मीयता बढ़ाना चाहते हैं तो रिश्ते के अनुसार, अगर वो आपका मित्र है, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, भाई बहन हैं, अध्यापक है और शिष्य के बीच का संवाद है, तो कोशिश करें कि आप ऐसे संबोधनों का प्रयोग करें, यानी कि बार बार उन्हें एक ही बात से ना बुलाकर, अगर आप अपने अध्यापक को के बीच और शिष्य के बीच संवाद है तो आप गुरुजी का प्रयोग कर सकते हैं, आदरणीय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है संबोधनों से आपस में आत्मीयता बढ़ती है। अब देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि जो संवाद लेखन के जो हैं विभिन्न आधार होते हैं, अनेक प्रकार से संवाद के आधार हैं। यहाँ पर संकेत बिंदुओं के आधार पर, कि कई बार सामने संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं और कहा जाता है वो डैश डैश लगा दिया जाता है, कोई छोटी सी कहानी देकर कि इसके आधार पर लिखिए। चित्रों के आधार पर चित्र दे दिए जाते हैं और ये लिख दिया जाता है कि ऊपर चित्र में ये दिखाई दे रहा है, मान लीजिए बाग में माली दिखाई दे रहा है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके बीच में संवाद लिखिए। पठित साहित्य के आधार पर, कि जो पुस्तक, जो साहित्य, जो लिटरेचर आप लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर भी जो है पाठ से संबंधित कई बार आप लोगों को संवाद दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 9वीं कक्षा में आपका 2 बैलों की कथा है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया पाठ, जिसमें हीरा और मोती नाम के 2 बैल हैं। तो उस आधार पर उनका संवाद आपस में पूछा जा सकता है कि हीरा और मोती के संवाद को अंकित कीजिए जब उन्होंने कांजी हौस से पशुओं को छुड़ाया था, या उस समय के उनके परस्पर संवाद को कीजिए जब वो अपने मालिक झुरी के पास थे, या जब वो अपने आप को गया से छुड़ाना चाहते थे। तो इस प्रकार, और जब जो दूसरा पाठ आपका जैसे यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन जी का लहासा की ओर, तो देखिए वहाँ पर जो लेखक सुमति कि उनका आपस में क्या संवाद हुआ। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आप लोगों को पठित साहित्य के आधार पर भी संवाद के रूप में दी जा सकती है, कोई भी विषय। फिर है पठित साहित्य के आधार पर काल्पनिक संवाद। अब मान लीजिए आपने लिटरेचर पढ़ लिया, आपने कोई कविता पढ़ लिया, आपने कबीर जी के दोहे भी पढ़ लिए, लहासा की ओर भी पढ़ लिया,
आपने साली मली वाला पाठ भी पढ़ लिया। तो देखिए इन पाठों के आधार पर कोई भी काल्पनिक संवाद भी आपको दिया जा सकता है। हो सकता है कि आपको ये कह दिया जाए कि आप साली मली हैं और आप चौधरी चरण सिंह जी हैं, तो अगर आप उनकी जगह होते तो कल्पना कीजिए कि आप क्या वार्तालाप करते। हीरा या मोती की तरह भी कल्पना करते हुए आपको संवाद दिया जा सकता है। फिर है कहानी या घटनाओं के आधार पर। तो देखिए कोई कहानी होती है, उसके आधार पर आपको संवाद दे दिया जा सकता है कि उस कहानी के आप ये पात्र हैं और आप ये पात्र हैं, तो परस्पर संवाद कीजिए। घटनाओं के आधार पर दे दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आई है, कहीं पर सूखा पड़ा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है, अगर आप वहाँ पर होते या उस समय जब आप वहाँ थे तो सामने वाले व्यक्ति से आपने क्या वार्तालाप किया या उस संबंध में आप अपने संवाद करते हुए विचार प्रकट कीजिए। तो इस प्रकार के जो है संवाद भी दे दिए जाते हैं। फिर है स्थितियों के आधार पर। अब किस प्रकार कहाँ पर, अब जैसे हमारे पूरे देश में मैंने अभी वर्णन किया आप लोगों को कि स्थिति क्या चल रही है, कोरोना काल चल रहा है। इस समय चारों ओर जो है हाहाकार मचा हुआ है, इस महामारी को लेकर सभी परेशान हैं, अपने घरों में कैद हैं। तो ऐसे में भी जो है परस्पर संवाद दिया जा सकता है कि आप जो है अपने घर में कैद हैं और आप अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, तो आप टेलीफोन पर उससे क्या संवाद कर रही हैं उसको लिखिए। या जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि परस्पर 2 स्टेट्स के जो हैं, 2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोरोना को रोकने के उपाय पर चर्चा कर रहे हैं, उनका संवाद लिखिए। तो आप अपनी कल्पना पर लिखेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। तो यहाँ पर जो है कल्पना के आधार पर आप लोगों को संवाद लिखने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और ये मैंने एग्जाम्पल बेटा इस प्रकार के इसलिए उठाए हैं कि कल्पना के आधार पर। अब देखिए आपको भी पता है कि ना कॉपी बोलती है ना पेन बोलता है, दोनों में से दोनों चीज़ें ही जो है वो निर्जीव हैं। कोई भी अपने विचार बोलकर प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कल्पना आधारित संवाद को स्थान दिया है कि देखिए कॉपी क्या कहती है और कलम क्या कहती है। तो देखिए कॉपी क्या कहती है, उफ ये क्या किया। अब इसके आप देखिए पहले वाक्य में ही देखिए कि उफ के बाद विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह का प्रयोग है और अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है। तो पूरी अच्छी तरीके से यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है और उफ के बाद विवरण चिन्ह है कॉपी के बाद, कॉपी उफ से पहले और कॉपी के बाद। तो देखिए क्या कहते हैं कि कलम माफ़ करना बहन, कॉपी देखकर नहीं चल सकती, सारे पन्ने खराब कर दिए। कलम मेरी गलती नहीं है बहन, मुझे ऐसे चलाया गया कि स्याही फैल गई। कॉपी स्याही तुम्हारी है और गलती चलाने वाले की, कितना हिफाजत से रखा था खुद को, सब बेकार कर दिया। कलम मेरी स्याही है, इतनी नाराज़गी क्यों बहन, मत भूलो इस स्याही से ही हम दोनों की उपयोगिता है। देखिए कितना मतलब बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से ये संवाद है आपस में दोनों के। काल्पनिक है क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपस में नहीं बोल सकती। फिर कॉपी जानती हूँ, पर तुम्हें भी समझना चाहिए कि स्याही का सही ढंग से प्रयोग कैसे हो, नहीं तो तुम्हें और मुझे दोनों को कूड़े के डिब्बे में जाना पड़ेगा। कलम अरे बाबा गलती हो गई, इतना उपदेश मत दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। कॉपी वादा, कलम पक्का वादा। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा कि संवाद जो है वो हमेशा ही सकारात्मक रूप से आप लोगों को उसको अंतिम पड़ाव तक लेके जाना है, अर्थात सकारात्मक तरीके से जो है आपको संवाद को ख़त्म करना है। उसकी जो समाप्ति होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव वे में होगी, सकारात्मकता के रूप में होगी। अब देखिए यहाँ कलम और कॉपी का था, दोनों मान गए, दोनों में सहमति होगी, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अब देखिए जो अगला है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है संवाद कि खिड़की का दरवाजे से संवाद। अब ना खिड़की बोलती है ना दरवाज़ा बोलता है। देखिए यहाँ पर तो हमने केवल और केवल इनके 2 संवाद लिए हैं, लेकिन बेटा आप हमेशा याद रखना 5 नंबर का आता है तो कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच जो संवाद होगा या 3 व्यक्तियों के बीच अगर संवाद दे दिया जाता है तो
वो जो है कम से कम 5 संवाद परस्पर, उनकी 5 कन्वर्सेशन हर हाल में होनी चाहिए। और संवाद लिखते समय आप लोगों को भाषा शैली का भी जो है वो विशेष ध्यान रखना है। खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की, क्या बात है दरवाजे भाई, आज बड़ी आवाज़ें कर रहे हो। दरवाज़ा, क्या कहूँ बहन, खुलते बंद होते मेरे तो कब्जे हिल गए हैं। कब्जे वो होते हैं जो बेटा पेच लगे होते हैं दरवाज़ों के। दर्द से चीख निकल ही जाती है। खिड़की, कल तक तो ठीक थे। दरवाज़ा, अरे यह सब उस नटखट बच्चे की कारस्तानी है। इतनी ज़ोर से धकेला मुझे कि मैं सर से पाँव तक हिल गया और चोट लगी सो अलग। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही संवाद ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बाद खिड़की कह सकती थी कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, कोई बात नहीं, बच्चा नटखट था, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो इस प्रकार ना जाने आप कितनी ही प्रकार की जो है कल्पना कर सकते हो ऐसी निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो देखिए यहाँ एक और मैं संवाद आपको दिखा रही हूँ, मैंने चित्र सहित लिया है। ये यहाँ पर जो है परस्पर 2 मित्रों का संवाद है। इस संवाद में 2 मित्र बात कर रहे हैं। एक मित्र कहता है और ये किस पर आधारित है कि एक मित्र जो है वो स्कूल नहीं गया, तो वो अपने दूसरे मित्र से उसे जो है पुस्तक चाहिए और इस बारे में वो उसे फ़ोन करता है कि हेलो नमस्ते तारा, परम बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया शब्दावली का प्रयोग किया है। सीधा ऐसे नहीं हेलो मैं परम बोल रहा हूँ, मुझे नोटबुक चाहिए, नहीं, बहुत ही अगर हम कहें कि सभ्य और जिसे आप कह सकते हो कि सॉफ्ट, कितनी बढ़िया शालीन भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हेलो नमस्ते तारा, परम बोल रहा हूँ। हेलो हाँ परम बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ से तारा ने किया। और बेटा कई बार संवाद लेखन में अगर संभव हो तो, ज़बरदस्ती नहीं कि आपका पेपर छूट जाए और आप वहाँ पर चित्र बना रहे हो, अगर संभव हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप चित्रकारी कर सकते हो, अन्यथा आपके अंक नहीं कटेंगे अगर ऐसा नहीं भी करते हो तो। तुम्हें याद होगा कि मैं मंगलवार को पाठशाला नहीं आया था, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकती हो। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, कल मैं तुम्हारे घर मेरी किताब भिजवा दूंगी और कोई काम हो तो ज़रूर बताना। ज़रूर, धन्यवाद तारा। तो देखिए यहाँ तक तो है जो इनका ये परस्पर मित्रों का संवाद हो गया, लेकिन आप इसके बाद और भी परम की तरफ से लिख सकते हो कि तारा, मंगलवार को जब मैं नहीं आया था तो क्या सभी अध्यापक उपस्थित थे। फिर यहाँ से तारा कहेगी अगर कोई अध्यापक छुट्टी पर होगा कि वो अनुपस्थित थे और बाकी सभी आए थे, तो बता सकते हैं कि क्या परीक्षा का आयोजन हुआ था, क्या टेस्ट लिया गया था। तो इस तरीके से आप संवाद को बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 5-5 संवाद, 5-5 कन्वर्सेशन तो बनती है। अगर और 5 नंबर का अंक का जो है ये आपका संवाद आता है, तो 5-5 कन्वर्सेशन आप लोगों को हर हाल में लिखनी है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।